हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान और आज उसी के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे उससे आगे की। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पाचन या पाचन तंत्र के बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पाचन तंत्र की पूरी संरचना, उसके अंदर कौन कौन से अंग होंगे, उन सभी के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, ऊपर यहाँ आई बटन है उस पर क्लिक करें, क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कि पाचन की जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन है, वो क्या होता है, किस तरीके से पाचन होता है और किस अंग में किस पदार्थ का पाचन होता है। क्योंकि आप सभी को हमने कल बताया था, जो हमारी वीडियो थी उसमें, कि जब पाचन का स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसके बाद में दांतों के द्वारा चबाया जाता है, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाता है, यानी आमाशय में पहुंचेगा, फिर छोटी आंत में पहुंचेगा। तो किस तरीके से उसका पाचन होता है और उसका अवशोषण कैसे किया जाता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज पाचन की क्रिया विधि, पाचन की क्रिया विधि या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, कि किस तरीके से और कहां कहां पाचन होता है। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमने जब उसकी संरचना पढ़ी थी तो पहली संरचना हमने देखा मुख या मुख गुहा। तो पहली बात हम करेंगे कि मुख गुहा में भी कोई पाचन होता है क्या। मुख या मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन, कि देखिए कि जब हमने भोजन को ग्रहण किया तो वो हमारे मुंह के अंदर गया, सबसे पहले हमने यहाँ खाया, उसके बाद में हमने दांतों के माध्यम से उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा, यानी यांत्रिक तरीके से उसको छोटे छोटे भाग उसके किए गए। तो छोटे भाग करने के बाद में हमारे मुंह में, हमने बताया उस दिन हमने पढ़ा कि लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उस लार ग्रंथियों से बहुत से एंजाइम स्रावित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमने लाइसोजाइम के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने सलाइवरी एमाइलेज या जिसको टाइलिन एंजाइम कहा था उसके बारे में पढ़ा था। तो मुख गुहा की अगर मैं बात करता हूं तो इस मुख गुहा में किसका पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है। और जो ये स्टार्च है ये अपने आप में एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जो स्टार्च है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इस स्टार्च का पाचन सबसे पहले मुख गुहा में होता है और ये स्टार्च किसमें टूट जाती है, माल्टोज में। किसमें टूट जाती है, माल्टोज में। और माल्टोज भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और इसका कौन सा प्रकार है, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, क्योंकि इसके बारे में हमने बात कर ली है जब हमने भोजन के अवयव पढ़े थे, तब मैंने बताया था कि माल्टोज किन किन से मिलकर बना होता है। तो ये क्या है, एक डाइसैकेराइड है। तो यहां पर कौन सा एंजाइम काम आया, यहां पर आता है टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का मतलब है लारीय एमाइलेज। ठीक है जी, कि यहां पर जो टाइलिन एंजाइम है उसकी उपस्थिति में जो स्टार्च है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, इसका पाचन होता है और ये किस में चेंज हो जाती है, माल्टोज में चेंज हो जाती है। तो मुख गुहा में इस तरीके से पाचन होता है। अब मुख गुहा के बाद में सबसे पहले हमने भोजन को चबाया, तो जब ये स्टार्च इस माल्टोज में टूटती है तो ये डाइसैकेराइड भी अपने आप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट कैसी होती हैं, मीठी होती है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एक मिठास होती है, मिठास पाई जाती है। इसीलिए जब भोजन को हम बार बार चबाते रहते हैं मुख गुहा में, जब लार उसमें मिलती है तो उसका स्वाद भी कुछ कुछ मीठा हो जाता है और इसी की वजह से होता है। एक इसके अलावा पॉइंट की बात करता हूं तो यहां पर केवल 30% के आसपास स्टार्च का पाचन होता है, कि लगभग 30% जो स्टार्च है उसका पाचन यहीं पर हो जाता
है। तो यहां तक समझ में आई। अब होगा क्या, इसके बाद में जो भोजन है वो हमारे मुख गुहा से अंदर की तरफ जाएगा। जैसा कि हमने उस दिन देखा था, जो डायग्राम अगर मैं बनाकर देखूं आपके सामने, ठीक है, कि ये हमारी मुख गुहा है। मुख गुहा के अंदर जब पाचन होगा तो ये जो भाग था उसको हमने क्या नाम दिया था, ग्रसनी, और ये क्या था यहां पर, ग्रासनाल, ईसोफेगस, यही नाम दिया था। तो ग्रसनी और ग्रासनाल में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, ध्यान रखना। उस दिन भी मैंने आपको बताया था हमारी पिछली वीडियो में भी कि ग्रसनी और ग्रासनाल में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। लेकिन ग्रासनाल की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रासनाल में, जो ग्रासनाल है इसके अंदर एक विशेष क्रमानुकुंचन तरंग गति, क्रमानुकुंचन तरंग गतियां पाई जाती हैं, और इसी के कारण जो ये भोजन है, जो चबाया हुआ भोजन है। एक बात और कि जब यहां पर ये भोजन में लार मिल जाती है तो उस वक्त जो भोजन है वो क्या कहलाता है, बोलस। क्या कहलाता है जी, बोलस कहलाता है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भोजन को छोटे भागों में तोड़ा जाता है और उसमें लार मिल जाती है तो वो लसलसा एक पदार्थ बन जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, बोलस कहलाता है। ये बोलस आगे की तरफ जब बढ़ता है तो क्रमानुकुंचन तरंग गतियों के द्वारा सीधा हमारे आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आमाशय में पाचन कैसे होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब इसके बाद में बात करते हैं आमाशय में पाचन, क्योंकि भोजन कहां पहुंच चुका है, अब आमाशय में पहुंच चुका है। तो आमाशय में किस तरीके से पाचन होगा, तो जैसा हमने बताया था आपको कि जो आमाशय है उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। हमने पढ़ा था कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। तो उनमें से भी जो कार्डियक भाग है वो वहां सबसे पहला भाग है, और जो फंडिक भाग है जो मध्य का भाग है, और पाइलोरिक है वो भाग अंतिम वाला भाग होता है जो कि छोटी आंत से, आंत वाले पार्ट से जुड़ा होता है। इस तरीके से अगर मैं इसे 3 भागों में बांटता हूं तो ये इसका कार्डियक, ये फंडिक और ये इसका पाइलोरिक भाग होता है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद में बात करते हैं तो मैंने बताया था कि जो फंडिक भाग है उसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं से विशेष प्रकार के जो हार्मोन है, ठीक है, जो रस है, पाचक रस है, वो स्रावित होते हैं। HCl का स्रावण होता है। ये सब हमने पढ़ लिया है। तो मुख्य रूप से अगर पाचन की बात करते हैं तो आमाशय में पाचन, आमाशय में अगर पाचन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वहां पर रस है उसे हम कहते हैं जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, ठीक है, क्योंकि ये जठर रस पाचन का कार्य करता है। इस जठर रस में बहुत से एंजाइम होते हैं, अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं जो अलग अलग अवयवों का या पदार्थों का पाचन करते हैं। तो अगर इस जठर रस की मैं बात करता हूं तो हमने उस दिन भी बात की थी कि सबसे पहले कि ये स्रावित कहां से होता है, तो जठर रस फंडिक वाले भाग में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हमने नाम दिया था पेप्टिक सेल्स, या दूसरा नाम इनको क्या दिया था हमने, जाइमोजन सेल्स, या एक नाम और दिया था इसे गैस्ट्रिक सेल्स। पेप्टिक कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं या जठर कोशिकाएं या गैस्ट्रिक कोशिकाएं भी इन्हें कहते हैं, और इनसे किसका श्रावण होता है, इस जठर रस का श्रावण होता है। अगर मैं इसकी मात्रा की बात करता हूं, ठीक है, अगर इसके मात्रा की बात करें तो ये लगभग 2 से 3 लीटर पर डे श्रावित होता है। हमारे जो आमाशय है उस आमाशय में लगभग 2 से 3 लीटर पर डे ये श्रावित होता है। इसकी अगर मैं पीएच की बात करता हूं, ठीक है, कि अगर इसके पीएच की बात करते हैं तो इसका पीएच लगभग 1.5 से 2.3 तक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये कैसा होता है, अति अम्लीय होता है।
कैसा होता है जी? अति अम्लीय होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने उसमें यह भी पढ़ा था कि जो ये आमाशय होता है उसमें एक कोशिका और पाई जाती है जिसको नाम दिया गया था ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स, या इसे कहते हैं अम्लजन कोशिका। अम्लजन कोशिका। इस अम्लजन कोशिकाओं से भी एक विशेष पदार्थ जिसे हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्रावित होता है और इसकी उपस्थिति के कारण हमारे जो आमाशय है वो अति अम्लीय हो जाता है, उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है, जो अंदर की अम्लीयता है वो किसके कारण बढ़ रही है? HCl की वजह से बढ़ रही है। एसिडिटी किसकी वजह से होती है? अम्लीयता, यानी कि HCl की वजह से। अब इसका क्या रोल है पाचन में वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर इस जठर रस की, इस जठर रस की अगर मैं बात करता हूं तो इस जठर रस में कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? सबसे पहले गैस्ट्रिक एमाइलेज, यानी कि जठरीय एमाइलेज। नेक्स्ट गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, इसको कह सकते हैं जठरीय लाइपेज। इसके बाद में आता है प्रोरेनिन, और एक आता है जिसे हम कहते हैं पेप्सिनोजन। ठीक है जी, इस जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं आपके सामने हैं? गैस्ट्रिक एमाइलेज या जठरीय एमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज या जठरीय लाइपेज, इसके अलावा प्रोरेनिन या रेनिन, ठीक है, या पेप्सिनोजन या पेप्सिनोजन। तो ये 4 प्रकार के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये पाचन किस किस का करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले जो दे रखा है जठरीय एमाइलेज, अगर मैं इसकी बात करता हूं जठरीय एमाइलेज की, तो आप सभी को पता है, हमने पहले भी पता किया है, पहले भी पढ़ा है कि जो एमाइलेज है वो किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। क्योंकि हमने पहले देखा था लारीय एमाइलेज जिसे हमने टाइलिन कहा था, ठीक है, वो किसका पाचन कर रहा था? इसका, स्टार्च का। तो यहां भी जो गैस्ट्रिक एमाइलेज है वो किसका पाचन करेगा? स्टार्च का पाचन करता है। और इसको किस में तोड़ देता है? माल्टोज में तोड़ देता है। किस में तोड़ता है? माल्टोज में तोड़ देता है। यानी मुख गुहा में जब हमने भोजन को चबाया, लार वहां पर मिली, तो मैंने बताया कि लगभग 30% जो स्टार्च है उसका पाचन मुख गुहा में हो जाता है। लेकिन जो बचा हुआ स्टार्च है उसका पाचन कहां होता है? यहां पे होता है, आमाशय में होता है। क्लियर रहेगा? इसके बाद में जो लाइपेज एंजाइम है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम है, ये किसका पाचन करता है? लिपिड्स या फैट्स। किसका? लिपिड्स, या इन्हें हम क्या कहते हैं? फैट्स या वसा का पाचन होता है। इसके द्वारा वसा का पाचन होता है। और ये इस फैट को किस में तोड़ता है? इसको तोड़ता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल, यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरोल। जो जठरीय लाइपेज एंजाइम है वो लाइपेज से लिपिड, आपको ऐसे याद रहना चाहिए कि लाइपेज से किसका पाचन होगा? लिपिड का। ये लिपिड किस में टूटेगा? फैटी एसिड तथा ग्लिसरोल में। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था जी, एक बार किसी पेपर में ये पूछा गया था कि वसा का जब पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं? ठीक है, तो अंतिम उत्पाद में क्या जाएगा? वसीय अम्ल और ग्लिसरोल, ये दोनों इसके अंतिम उत्पाद बनते हैं। तो यहां तक समझ में आया? एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं
नेक्स्ट प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है पेप्सिनोजन। अगर इसकी बात करते हैं कि पेप्सिनोजन क्या है, नाम इसका पेप्सिनोजन। आपको ये पता होना चाहिए कि पेप्सिनोजन होता है ये अपने आप में अक्रियाशील होता है, यानी ये कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है, इससे किसी का भी पाचन नहीं हो सकता है। इसी वजह से जो पेप्सिनोजन है ये चेंज होता है किसमें, पेप्सिन में। किसमें चेंज होता है, पेप्सिन में। और जो पेप्सिन होता है वो कैसा होता है, सक्रिय होता है। लेकिन ये चेंज कैसे होता है कि जो आमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि जो HCl है, इस HCl की उपस्थिति में ये पेप्सिनोजन चेंज हो जाता है किसमें, पेप्सिन में। और अब ये कैसा हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। इसके बाद में यहां से पाचन स्टार्ट होता है। तो पाचन किसका करेगा, ये पाचन करता है प्रोटीन का। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और इस प्रोटीन को दो अणुओं में तोड़ता है। किस किस में, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स। किसमें तोड़ता है, प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्स। ध्यान से समझना इस चीज को कि जो पेप्सिनोजन होता है, जठर रस में पेप्सिनोजन जो पाया जाता है वो कैसा होता है, अक्रियाशील होता है, कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है। लेकिन HCl की उपस्थिति में ये किसमें चेंज हो जाता है, पेप्सिन में चेंज हो जाता है। और ये पेप्सिन अपने आप में कैसा है, सक्रिय है। जो सक्रिय है इस वजह से अब ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, प्रोटियोजेस तथा पेप्टोन्स में तोड़ता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कि अगला एंजाइम जो है वो है प्रोरेनिन। कौन सा है, प्रोरेनिन। इस प्रोरेनिन में भी कुछ ऐसा ही क्रिया होती है। एक और बात आपको बता दूं कि यहां पर हम IN लिखते हैं, NIN, ठीक है। एक रेनिन जो कि हम लीवर में पढ़ेंगे, जब हम लीवर की संरचना पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको कि वहां पर REININ आता है, वो ये IN है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है इस चीज को, N आता है यहां पर। ये क्या होता है, ये भी अक्रियाशील होता है, अक्रियाशील होता है, अक्रिय होता है प्रोरेनिन भी। लेकिन ये प्रोरेनिन भी किसमें चेंज हो जाता है, रेनिन में चेंज हो जाता है। और रेनिन अपने आप में कैसा होता है, सक्रिय होता है। यह भी किसकी उपस्थिति में चेंज होता है, HCl की उपस्थिति में चेंज होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में कौन, प्रोरेनिन है, वो रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। अब इस रेनिन का कार्य क्या होता है, यह रेनिन जो मिल्क प्रोटीन है, यानी कि मिल्क प्रोटीन, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन होता है, दूध में जो प्रोटीन होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कैसीन प्रोटीन। इस कैसीन प्रोटीन को किसमें चेंज करता है, कैल्शियम पैरा कैसीनेट। किसमें चेंज करता है, कैल्शियम पैरा कैसीनेट में चेंज करता है। कौन, रेनिन। ये रेनिन किसको, मिल्क प्रोटीन, और कौन सा प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन। इस कैसीन प्रोटीन को चेंज कर रहा है, कैल्शियम पैरा कैसीनेट में चेंज करता है। ये जो रेनिन है इसकी जो मात्रा है वो छोटे बच्चों में, यानी कि दूध पीने वाले जो बच्चे हैं उनमें अधिक पाई जाती है। इसलिए आपने नोट किया होगा, जो छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं, अगर उसके बाद में तुरंत ही वो दूध बाहर निकलता है, उल्टी हो जाती है, तो वो फट जाता है। किसकी वजह से, इस रेनिन की वजह से। यानी उनके अंदर रेनिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं रेनिन की मात्रा कम होती जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि जैसे
कि जठर रस में पाए जाने वाले पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन को कौन एक्टिवेट करता है? तो कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक से ये बन सकता है कि जो अम्ल है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है HCl है, वो किस कोशिका से स्रावित होता है? तो आपको पता होना चाहिए किससे स्रावित होता है। ऑक्जेंटिक सेल या अम्लजन कोशिका या पैराइटल सेल से स्रावित होता है। इसके अलावा ये किस में चेंज होगा? रेनिन में। और जो पेप्सिनोजन है वो किस में होता है? पेप्सिन में चेंज होता है। और ये किसका पाचन करते हैं ये आपको बता दिया गया है। एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें। अब इसके बाद में बात करते हैं, तो यहां तक तो आपका हो गया आमाशय में पाचन। अब जो होगा कि जो भोजन है वो पाचित हो जाता है, अधिकांश भोजन यहां पर पाचन हो रहा है। इसके बाद में जो भोजन है आमाशय से आगे की तरफ बढ़ता है और आमाशय में लगभग 3 से 4 घंटे, कितना? 3 से 4 घंटे तक ये कहां रुकता है? आमाशय में रुकता है। आमाशय में रुकने के बाद में आमाशय में इसका पाचन होगा। ये हमने सबने देखा कि जो प्रोटीन है उसका भी पाचन हुआ, फैट का भी पाचन हुआ, यानी लिपिड्स का भी पाचन हुआ। इन सब का पाचन होने के बाद में जो भोजन है अब इस आमाशय से आगे वाले भाग में, ठीक है, यहां तक ये आमाशय था, इस आमाशय से आगे वाले भाग में जिसे हमने क्या कहा था? ग्रहणी। क्या कहा था जी? ग्रहणी कहा था, ड्यूडिनम कहा था। इस ड्यूडिनम वाले भाग में ये पहुंच जाता है। जब ये भोजन यहां से यहां जाता है तो उस वक्त उस भोजन को एक नाम दिया जाता है और उसे कहते हैं हम काइम। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मुख गुहा से जब भोजन हमने चबाया, चबाने के बाद में जब हम उसे निगलते हैं तो उसे हमने क्या कहा था? बोलस कहा था। तो यहां से जब भोजन पाचन होता है और आगे की तरफ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। एक चीज आपको ये याद रखनी है। इसके बाद में अभी तक यहां की बात करता हूं तो जो पीएच था वो 1.3 के आसपास था, ठीक है, अति अम्लीय था। जैसे ही भोजन यहां पहुंचता है तो यहां का जो माध्यम होता है वो क्षारीय हो जाता है, क्योंकि इस वाले ड्यूडिनम वाले भाग में जब हमने संरचना देखी थी, आपको याद होगा कि एक यहां पर संरचना होती है, ऐसे कुछ त्रिकोणीय संरचना यहां पर होती है और एक संरचना यहां पत्ती जैसी संरचना यहां पे जुड़ी रहती है। ये 2 संरचनाएं आपने देखी थी। जो ऊपर वाली संरचना थी इसको तो हम कहते हैं लिवर या हमारा यकृत, ठीक है, और इधर वाली जो ये संरचना है उसको हम कहते हैं अग्नाशय या पैनक्रियाज। अग्नाशय या पैनक्रियाज, ठीक है, इसको अग्नाशय कहते हैं तथा ये कहते हैं लिवर या यकृत कहते हैं। अगर मैं इस यकृत की बात करता हूं तो इस यकृत से पित्त रस, बाइल जूस, कौन? पित्त रस या बाइल जूस यहां से स्रावित होता है। तथा अग्नाशय की अगर मैं बात करता हूं तो इससे कौन? अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, पैनक्रिएटिक जूस ये स्रावित होता है। और ये दोनों जूस कहां आकर मिल जाते हैं? ग्रहणी वाले भाग में आकर मिल जाते हैं। अब इनमें जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिनकी वजह से यहां पर पाचन होना स्टार्ट होता है। तो अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं किसकी? पित्त रस की, बाइल जूस की। जो पित्त रस है यह यकृत की एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। उसके अंदर यह संग्रहित रहता है। कहां संग्रहित रहता है? पित्ताशय में। इस पित्ताशय में संग्रहित रहता है तथा एक नलिका के माध्यम से ग्रहणी के अंदर ये आ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। यानी इस पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, अर्थात पित्त रस से किसी भी पदार्थ का पाचन नहीं होता है। देखिए कंफ्यूजन आपको हो सकता है और एग्जाम में जरूर क्रिएट करता है ये कि पित्त रस से पाचन होता है किसका। तो आपको याद रखना है कि पित्त रस में किसी भी पदार्थ का पाचक नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब एक बात बताइए कि जब पाचन होता ही नहीं है तो इसका काम क्या है? यहां पर
इसका काम भी तो कुछ होगा कि ये क्यों आता है यहाँ पर। तो पहला काम कि इसका जो pH है, इसका जो pH है वो लगभग 7.7 के आसपास होता है। pH मान इसका कितना होता है, 7.7 के आसपास होता है। अब एक बात सोचिए कि भोजन का जो यहाँ pH था आमाशय में वो 1.3 था, यानी कि अति अम्लीय था, और जैसे ही यहाँ पर आया तो pH का मान क्या हो गया, क्षारीय हो गया। तो जब इस तरीके से भोजन में अचानक जो pH के मान में परिवर्तन आता है और इसी वजह से जो भोजन है उसका पाचन की दर बढ़ जाती है अचानक। जैसे कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अम्लीय माध्यम में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, तो अचानक अम्लीय में मान लो सर्वाइव कर भी गया तो अचानक जैसे क्षारीय माध्यम आएगा तो वो नष्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो अम्लीय माध्यम में काम नहीं करते हैं, इसकी वजह से उनको यहाँ पर माध्यम कैसा प्रदान होता है, क्षारीय प्रदान किया जाता है। तो पहला काम क्या हो गया कि भोजन का जो माध्यम है उसको क्षारीय करता है। इसके अलावा इस पित्त रस में दो तत्व पाए जाते हैं, एक को कहते हैं पित्त लवण, ठीक है, पित्त लवण, और एक होते हैं पित्त वर्णक। पित्त लवण यानी कि बाइल साल्ट्स, और एक होते हैं बाइल पिगमेंट, ठीक है। इसमें पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। अगर इन वर्णकों की मैं बात करता हूं तो ये दो प्रकार के वर्णक होते हैं। कौन कौन से याद रखने हैं आपको, ये बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, ठीक है। और जो बिलीरुबिन होता है यह तो कैसा होता है, पीले रंग का, और बिलीवर्डिन हो जो होता है वो कैसा होता है, हरे रंग का होता है। यानी जो आगे अब भोजन बनेगा, जो काइम आता है आगे की तरफ, जो काइम बनकर आया है उसमें वर्णक मिल जाते हैं, ठीक है। तो बिलीरुबिन तो कैसे रंग का होता है, पीले रंग का होता है, और जो बिलीवर्डिन है ये कैसा होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है। और पित्त रस में इसकी मात्रा याद रखना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट कि पित्त रस में अगर इस वर्णक की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि उसे पीलिया हो गया है। याद रखना इस चीज को भी कि पीलिया में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहां तक आपको समझ में आया। इसके अलावा अगर एक छोटा सा फैक्ट और पूछता है कभी कि जो पित्त रस है ये कितना स्रावित होता है, तो लगभग 700 से 1000 ml पर डे, लगभग इतना पित्त रस पर डे स्रावित होता है और हमारे ग्रहणी वाले पार्ट में आकर मिल जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसके बाद में बात करते हैं पित्त रस के बाद में आता है अग्नाशयी रस, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको वहां डायग्राम में दिख रहा है आपको कि क्या क्या बताया था। एक तो पित्त रस आकर मिलता है कहां से, यकृत से, तथा एक तरफ से अग्नाशय से कौन आकर मिलता है, अग्नाशयी रस, यानी कि पैनक्रिएटिक जूस, अग्नाशयी रस। इस अग्नाशयी रस की बात करते हैं तो इस अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, प्रत्येक प्रकार के एंजाइम इसके अंदर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। अगर इसकी बात करते हैं जो ये होता है अग्नाशयी रस, यह भी क्षारीय माध्यम प्रदान करता है ताकि ग्रहणी में जो माध्यम है वो कैसा हो जाए, क्षारीय हो जाए। अगर इसके कुछ विशेष एंजाइमों की मैं बात करता हूं तो इससे ट्रिप्सिनोजन, सेकंड एमाइलेज, नेक्स्ट लाइपेज, नेक्स्ट न्यूक्लियेज, इस तरीके से कुछ एंजाइम, जो विशेष एंजाइम है, ये स्रावित होते हैं। और जो ये ट्रिप्सिनोजन होता है, ध्यान देना यहां पर, इस ट्रिप्सिनोजन की अगर मैं बात करूं तो ये आगे जाके किस में चेंज हो जाता है, ट्रिप्सिन में,
किसमें चेंज होता है? ट्रिप्सिन में। और जो ये ट्रिप्सिन है, इस ट्रिप्सिन को एक नाम दिया जाता है यूनिवर्सल एंजाइम, सार्वभौमिक एंजाइम। मतलब क्या है इसका? यूनिवर्सल एंजाइम का मतलब क्या है कि जो यह एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, यह प्रत्येक जंतु में पाया जाता है कि जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं उनमें यह ट्रिप्सिन एंजाइम में पाया जाता है। जैसे मनुष्य में भी पाया जाता है तो घोड़े में भी है और मच्छर में भी यह पाया जाता है। यानी कुल मिला के मैं कहूं तो यह एंजाइम सभी जंतुओं में पाया जाता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल एंजाइम कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इसे नोट कर लें कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या है? एक यूनिवर्सल एंजाइम है। अब बात करते हैं अगर इस ट्रिप्सिन की, तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, जो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये क्या करेगा? आप सभी को भी पता है कि हमने अभी प्रोटीन का पाचन हमने देखा था। इससे पहले जो पेप्सिन था उसने प्रोटीन को तोड़ा किसमें? प्रोटियोजेज तथा पेप्टोन्स में। तो जो बचा हुआ प्रोटीन है, कौन? जो बचा हुआ प्रोटीन है तथा वहां पर जो बने थे प्रोटियोजेज तथा पेप्टोन्स, जो वे वहां पर बने थे आमाशय में, जो ये सब बने थे, प्रोटियोजेज का निर्माण हो गया था, पेप्टोन्स का निर्माण हो गया था तथा बचा हुआ जो प्रोटीन था, इन सभी को किसमें तोड़ देता है? ये पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड में इसको तोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद में अगर बात करते हैं इस एमाइलेज की, तो जो एमाइलेज है, इस एमाइलेज से किसका पाचन होगा? स्टार्च का पाचन होगा। और ये स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? माल्टोज में। ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। सेम उसी की तरह जो ये लाइपेज एंजाइम है, इस लाइपेज एंजाइम से किसका पाचन होगा? फैट्स का या लिपिड्स का, वसा का पाचन होता है। और ये वसा किसमें चेंज हो जाती है? वही फैटी एसिड या वसीय जो अम्ल हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, किसमें चेंज हो रही है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है इसके बारे में। इसके अलावा जो न्यूक्लियेज एंजाइम है, ये न्यूक्लियेज एंजाइम है, ये न्यूक्लियेज एंजाइम क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, अमीनो अम्ल, अरे यार क्या हो गया? अब बात करते हैं न्यूक्लियेज एंजाइम की। तो जो ये न्यूक्लियेज एंजाइम है, यह न्यूक्लियेज एंजाइम किसको? न्यूक्लिक एसिड को किसमें तोड़ देता है? न्यूक्लियोटाइड्स में। किसमें तोड़ता है? न्यूक्लियोटाइड्स में। अब एक चीज आपको मैं कंफर्म कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि एक तो हम लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड और एक लिखते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। दो लिखते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड और एक लिखते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो कई बार पूछता है कि कौन सी इकाई छोटी है और कौन सी इकाई बड़ी है, और ये आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए S छोटा है यानी 19 नंबर पे आता है, और T है ये 20 नंबर पे आता है। यानी जो छोटा है तो वो छोटी इकाई है, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोसाइड होती है, और उससे बड़ी होती है न्यूक्लियोटाइड होती है। क्लियर रहेगा? तो यहां पर किसमें न्यूक्लिक एसिड किसमें तोड़ रहा है? न्यूक्लियोटाइडेज में तोड़ रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से अग्नाशयी रस के द्वारा जो ये एंजाइम होते हैं, ये इनका पाचन करते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं
इसी ग्रहणी वाले पार्ट से जो आगे वाला पार्ट है, ग्रहणी के बाद में जो आगे छोटी आंत वाले पार्ट होते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो छोटी आंत है उसको भी कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया था, जिसके अंदर क्या क्या था, ड्यूडिनम था, जेजुनम था और इलियम था। तो ड्यूडिनम वाले पार्ट के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे जेजुनम एंड इलियम वाले पार्ट की। ठीक है, कि जो छोटी आंत के ये पार्ट है जिसके अंदर किस तरीके से पाचन होता है। तो इस पार्ट से एक आंत्रीय रस, कौन सा रस, आंत्रीय रस, ठीक है, जिसको हमने एक नाम दिया है सक्कस एंटेरिकस, ये भी कहते हैं, कई बार पेपर में पूछा जाता है ये भी, सक्कस एंटेरिकस। नोट कर लेना इसको आप कि आंत्रीय रस को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, सक्कस एंटेरिकस के नाम से जाना जाता है। पीएच की अगर मैं बात करता हूं तो इसका पीएच भी 7.5 से 8.3 के आसपास होता है, यानी ये भी कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अब इसमें भी बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम की मैं बात करता हूं तो वो है इरेप्सिन। कौन सा एंजाइम है, इरेप्सिन एंजाइम है। यह इरेप्सिन एंजाइम जो होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है। किसका करता है पाचन, प्रोटीन का। अब जो प्रोटीन होते हैं इनको भी हमने पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ लिया था, ध्यान होगा आपको। अभी ये मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि पॉलीपेप्टाइड्स में वो टूट चुके थे। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं इन पॉलीपेप्टाइड्स को किसमें तोड़ देता है, एमिनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है, अमीनो अम्लों में तोड़ देता है, अमीनो अम्ल में। यहां पर यानी अमीनो अम्ल सबसे छोटी इकाई है। आप ये कह सकते हो कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड होती है। अमीनो अम्ल सबसे छोटी इकाई है प्रोटीन की, क्योंकि अब प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। जो प्रोटीन था पहले प्रोटियोजे तथा पेप्टोन्स में तोड़ा, प्रोटियोजे तथा पेप्टोन से हमने उसको तोड़ा पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में, और अब पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड को हमने किसमें तोड़ दिया है, अमीनो अम्ल में तोड़ दिया है। और ये काम कौन करता है, इरेप्सिन करता है। नेक्स्ट जो है उसको कहते हैं माल्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम। क्योंकि इससे पहले जब हमने पढ़ा तो माल्टोज में जो शर्करा थी, जो स्टार्च था, वो किसमें टूट रहा था, माल्टोज में। तो उस माल्टोज को, किसको, वो जो माल्टोज वहां टूटी थी उस माल्टोज को चेंज करके किसमें कर देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के 2 अणुओं में इसको तोड़ देता है। और ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, ध्यान होगा आपको। तो माल्टेज एंजाइम क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ता है, यानी ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ता है। नेक्स्ट एंजाइम की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है सुक्रेज। कौन सा होता है, सुक्रेज। सुक्रेज जो एंजाइम होता है ये किसको तोड़ेगा, सुक्रोज को। किसको तोड़ेगा, सुक्रोज को तोड़ेगा। सुक्रोज भी अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट, एक शुगर है, और सुक्रोज किसमें टूटती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 अणुओं में टूटती है। कौन, सुक्रेज के एंजाइम जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में तोड़ देता है। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा इसके बात करते हैं, अगर जिस तरीके से हमने इरेप्सिन देखा, माल्टेज देखा तथा सुक्रेज देखा, इसी तरीके से एक एंजाइम और होता है जिसको कहते हैं लैक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लैक्टेज। यह लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज को, किसको, लैक्टोज को, इसको तोड़ता है किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज के 2 अणुओं में इसको डिवाइड करता है, लैक्टोज को। कौन करता है, लैक्टेज एंजाइम इसको इस तरीके से डिवाइड करता है। नेक्स्ट आता है
जो लैक्टेज हो गया, लैक्टेज के बाद में आएगा लाइपेज। लाइपेज एंजाइम है, ये किसको तोड़ेगा? लिपिड्स को या फैट्स को, लिपिड्स या फैट्स। और ये इनको किस में तोड़ता है? वही फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। किसमें तोड़ दिया है? फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसके बाद में यहां लिखता हूं इसे, इसके बाद में एक एंजाइम और होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज यह क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियो जो टाइड्स हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स को किसमें तोड़ता है? न्यूक्लियोसाइड्स प्लस जो फॉस्फेट समूह होता है वो वहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ध्यान देना, अब इनको जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। याद कैसे रखना है? देखो, माल्टोज को कौन तोड़ेगा? माल्टेज, याद रह सकता है। अब किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज में। नेक्स्ट, सुक्रोज को कौन तोड़ता है? सुक्रेज एंजाइम। और किस किस में तोड़ता है, किस तरीके से तोड़ता है? वो क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा। इसके अलावा जो लैक्टेज एंजाइम है वो किसको तोड़ेगा? लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसके बाद में जो लाइपेज एंजाइम है वो लिपिड या फैट्स को तोड़ता है। और किस में तोड़ता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ता है न्यूक्लियोसाइड्स में। और अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियोसाइड सबसे छोटी इकाई है न्यूक्लिक एसिड की। इसके बाद में अमीनो एसिड है, वो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। और जो आंतरिक रस होता है उसको हमने नाम दिया सक्कस एंटेरिकस। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी के साथ जो एक पाचन की क्रियाविधि है ये यहीं समाप्त होती है कि भाई जो पाचन है वो ग्रहणी और इलियम वाला जो भाग है यहाँ सर्वाधिक होता है। और ये भी हमने पहले आपको बता दिया था। जो बड़ी आंत होती है उस बड़ी आंत में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जब पाचन हो गया और सभी पदार्थ हैं जो अपने सबसे सूक्ष्म अवयवों में टूट चुके हैं, तो जब ये टूट चुके हैं तो इनका क्या होगा? अवशोषण होगा, क्योंकि अवशोषण इंपॉर्टेंट है। अवशोषण होगा तभी तो हमारे शरीर को जो आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति होगी। क्योंकि हमने आपको सबसे पहले जब पाचन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आपने 6 चरण देखे थे, जिसमें जो 5वां चरण था वो क्या था? भाई अवशोषण था। उसके बाद में होता है स्वांगीकरण। ठीक है, तो अवशोषण क्या कहता है? तो सबसे पहले बात करेंगे अब अवशोषण की, कि अवशोषण कहां कहां किस तरीके से और किसका अवशोषण होता है। तो पहला पार्ट हमारा क्या होता है? मुख या मुख गुहा। मुख गुहा, देखिए मुख गुहा में किसी भी प्रकार का कोई अवशोषण नहीं होता है, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी आती हैं, ठीक है, जिनका अवशोषण हमारे यहाँ मुख गुहा में होता है। अपवाद की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ दवाओं का अवशोषण होता है। अब दवाएं किस टाइप की? कि जैसे जो हार्ट अटैक के मरीज होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक दवा आती है, इसकी स्ट्रिप आती है। जैसे कि अगर वो हार्ट अटैक की जो समस्या उसको उत्पन्न होती है या उसे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, तो उस वक्त वो स्ट्रिप उनके जीभ के नीचे यहाँ लगा दी जाती है। तो यहाँ से सीधा एब्जॉर्ब किया जाता है उस चीज को, ठीक है। और इसके साथ ही तो कुछ दवाओं का यहाँ से अवशोषण होता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे किसी भी पदार्थ का अवशोषण नहीं होता है। अब जो भोजन है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, ग्रसनी में बढ़ेगा और ग्रासनाल में बढ़ेगा। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी? ग्रासनाल की। इस ग्रासनाल में केवल किसका अवशोषण होता है? आयरन का अवशोषण होता है। ध्यान देना कि ग्रासनाल में केवल आयरन का अवशोषण होता है। अब जो भोजन है वो कहां पहुंच गया है? आपका आमाशय में। कहां पहुंच गया है? आमाशय में। तो आमाशय में जल, ग्लूकोज तथा एल्कोहल का अवशोषण किया जाता है। कि जो आमाशय है उसमें मुख्यतः जल का, ग्लूकोज का तथा एल्कोहल का अवशोषण किया जाता है। इसके बाद में जो भोजन है वो पहुंच गया है छोटी आंत में, ठीक है। तो जो छोटी आंत की अगर मैं बात करता हूं
हमने जब इसकी संरचना पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो छोटी आंत का इलियम भाग है, उस इलियम भाग में जो रसांकुर हैं पाए जाते हैं, ठीक है, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया था वहां पे, विलाई कहा था। और इन विलाई पर क्या पाई जाती हैं, माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। और जो ये सूक्ष्मांकुर होते हैं वो क्या करते हैं, जो अवशोषण की सतह है, अवशोषण की सतह या उसका क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को लगभग 600 गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी संरचना में कुछ इस तरीके से देखा था कि जो पूरी परत होती है, जो उसकी छोटी आंत की जो परत होती है वो इस तरीके से कुंडलित होती है और इस कुंडली पर यहां पर इस तरीके से छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो कि अवशोषण की दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और वहां पे हमने ये भी बताया था कि जो बीच में दरारें होती हैं इन्हें लिवर कुहन की दरारें कहते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो पिछली वाली नहीं देखी है तो अभी आई बटन पर क्लिक करके पाचन वाली पिछली वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। अब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो अवशोषण है वो कहां हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाइज पाई जाती हैं जो कि इसकी सतह की दर को इतना बढ़ा देती है। इसके बाद में अगर मैं बड़ी आंत की बात करता हूं, बड़ी आंत की अगर मैं बात करता हूं तो इस बड़ी आंत में मुख्य रूप से जो एक्स्ट्रा जो जल है उस जल का और कुछ लवणों का जो अवशोषण है वो कहां से होता है, बड़ी आंत से भी होता है। तो इस तरीके से जो अवशोषण है वो यहां पे होता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि कहां पे अवशोषण सबसे ज्यादा होता है और कहां पर अवशोषण बिल्कुल नहीं होता है। इसके अलावा ऐसा कोई खास क्वेश्चन यहां से बनता नहीं है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो अवशोषण हो गया। अवशोषण के बाद में मैंने बताया था कि हमारे शरीर के जिस स्थान पर उस पदार्थ की जितनी आवश्यकता होगी वहां तक उसे पहुंचाया जाएगा और इस क्रिया को हमने क्या नाम दिया था, स्वांगीकरण, ठीक है। तो स्वांगीकरण हो गया। अब जब ये अवशोषण सभी पदार्थों का हो चुका है तो जो पदार्थ हमारे वहां पे बचा हुआ है उस पदार्थ को हम कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ यानी जो अपचित भोजन है। कौन है, जो अपचित भोज्य पदार्थ है वो क्या कहला रहा है, अपशिष्ट पदार्थ, या हम इसे दूसरा नाम भी देते हैं मल, फिकल मैटर, जो कि अपचित पदार्थ है वो मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। और उस त्यागने वाली जो क्रिया है उसे हम नाम देते हैं बहिक्षेपण, बहिक्षेपण, इगेशन, क्या कहते हैं, इगेशन या बहिक्षेपण कहते हैं। अब यहां पे जो पाचन तंत्र है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो एक दो फैक्ट हैं वो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि जो मल है, इस मल की जो गंध है, मल की जो एक विशेष गंध होती है वो किसके द्वारा, वो होती है स्केटोल, इंडोल तथा ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन की वजह से होती है। और जो मल का रंग होता है, मल का जो रंग होता है विशेष, जो हल्का पीला या भूरा जो रंग होता है वो किसकी वजह से, स्टर्कोबिलिन तथा यूरोबिलिन, इनकी वजह से ये होता है। क्योंकि कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें कि मल की गंध स्केटोल, इंडोल तथा ट्रिप्टोफेन की वजह से, तथा जो मल का रंग है वो स्टर्कोबिलिन तथा यूरोबिलिन की वजह से होता है। तो इसी के साथ जो हमारा पाचन तंत्र है उसका पार्ट पूरा समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, दोनों वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। इसके आगे का जो भी है नेक्स्ट वो हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।